नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबके लिए आज हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का ये दूसरा मॉडल पेपर डाला जा रहा है। इससे पहले वाला मॉडल पेपर आप लोग देखेंगे, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको 24 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, प्रथम वर्ष का पेपर है और साथ साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम पर आपके लिए रीड के नोट्स भी मिलेंगे और आपको यूट्यूब वीडियोज़ भी मिलेंगी, जिसमें आपको ठीक से पूरा लगभग सिलेबस करवाया जाएगा। चिंता नहीं करें, जैसी मेरे से हेल्प हो सकेगी मैं आपकी करूँगा। ठीक है ना भाई। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि मालवा अंचल की भाषा कौन सी है। तो मालवा अंचल की भाषा है हमारी मालवी। सिंपल है। छात्र मैथिली शरण गुप्त के चित्र पर माल्यार्पण करता है, उन्हें नमन करता है। तो ये किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है यहाँ पर? तो याद रखना आप लोग, ये अभिवृत्ति उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। किसकी कर रहा है? अभिवृत्ति उद्देश्य की। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है? जरा आप लोग याद करना, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग। देखो, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर मैं लिखना भूल गया, आप लोग इसको देखना। मौखिक भाषा की अंतिम जो इकाई है वो है हमारी वाक्य रचना। क्या होगी? शायद वाक्य रचना होगी या ध्वनि होगी, मुझे इतना कन्फर्म पता नहीं है। आप लोग इसको देख लेना। मेरे हिसाब से वाक्य रचना होगा और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका आंसर। पिन कर दूंगा मैं आपको इसका आंसर, देख लेना आप लोग उसमें। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भाग है। शायद ध्वनि है या वाक्य रचना, मुझे कन्फर्म ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको पिन कर दूंगा। इस चीज़ के लिए आपको क्षमा चाहता हूँ, मैं इसका आंसर भूल गया। चलिए, वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि व अर्थ साथ साथ चलते हैं। वाक्य की ये परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर पांडे की परिभाषा है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपना दूसरे नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखो, ये ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पहला है अध्यापन उद्देश्य एवं प्रयोजन, दूसरा है अध्ययन अध्यापन परिस्थितियाँ और तीसरा है मूल्यांकन। ठीक है, ये 3 अंग हो गए। अगला है कि हिंदी भाषा की प्रमुख 5 उपभाषाएं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है पश्चिम हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है बिहारी, चौथी राजस्थानी और पांचवी है पहाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य देखो आप लोग। तो देखेंगे, पहला उद्देश्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करना, मौखिक भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है स्वभाव रूप से बोलने की योग्यता प्राप्त करना। तीसरा है पूछे गए प्रश्नों का शुद्ध और स्पष्ट उत्तर देने की क्षमता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान प्रदेश के किन किलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? कौन कौन से किले हैं? तो आप लोग याद रखना, 6 किले आपको याद, ठीक है ना, 6 किले आपको याद रखने हैं। और ये कब किए गए थे? कंबोडिया नगर के नाम पे नामक स्थान है, जहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा राजस्थान के 6 किलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है ना। तो इसमें 6 किलों की आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ। 6 दुर्ग जो है, आम, चीकू, गाजर। आम से बन गया आमेर किला, च से बन गया चित्तौड़गढ़ किला, कू से कुंभलगढ़ का किला, ग से गागरोन किला, जय से जैसलमेर का किला और रे से रणथंभौर का किला। ठीक है, यानी कि आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर। ये ट्रिक आप याद रखना। आम, चीकू, गाजर सबको पता होगी। चलिए, लाइक कर दो इसी बात पर सभी विद्यार्थी यार। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिखित कार्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो प्राप्त ज्ञान को अध्यापक के द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को अभ्यास पुस्तिका में लिखना लिखित कार्य है, और ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में जैसे प्रश्नों के उत्तर लिखना, प्राप्त ज्ञान को लिखना। दूसरा है हमारा गृह कार्य, जैसे घर से कोई काम करके अपनी पुस्तिका में लाना, ये गृह कार्य हो गया। अगला क्वेश्चन है कि गद्य की प्रमुख विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो गद्य की तो बहुत सारी विधाएं, जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, रिपोर्ट, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र शैली, डायरी शैली, जीवनी, आत्मकथा, ये सब क्या है? गद्य की विधाएं हैं। अगला क्वेश्चन है जीवनी और आत्मकथा में प्रमुख अंतर क्या है? ठीक है, तो जीवनी में किसी भी आदर्श पुरुष के जीवन का वर्णन कोई लेखक करता है। ठीक है, जबकि आत्मकथा जो होती है लेखक के द्वारा स्वयं के बारे में, अपने खुद के जीवन की जो घटनाएं होती हैं वो लिखी जाती हैं। दोनों में यही मूल अंतर है। अगला है घोष और अघोष व्यंजनों में क्या अंतर है? घोष और अघोष देखो आप लोग, घोष कह लो चाहे सघोष कह लो, एक ही बात है। देखो, एक तो होता है सघोष, ठीक है, और एक होता है अघोष। दोनों में अंतर सोच लो आप लोग। देखो, सघोष को ही हम घोष कहते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है ये। लेकिन ये और इनमें अंतर है।
ये दोनों तो इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन ये अलग है। तो देखेंगे, घोष अथवा सघोष ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, जबकि अघोष वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कोई भी कंपन उत्पन्न नहीं होता है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विशेषण और प्रविशेषण में अंतर। सब लोग पढ़ के आए हो कक्षा 10वीं में आप लोग। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे वह अधिक बोलता है, तो वह यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण हो गया, संज्ञा के स्थान पर आया ना। जैसे राम अधिक बोलता है, तो राम की जगह मैंने वह लिख दिया, ठीक है, तो ये वह क्या बन गया? विशेषण बन गया। अब बात करते हैं, सॉरी, वह तो हमारा सर्वनाम हो गया, अधिक हमारा क्या हो गया? विशेषण। अधिक बोलता है तो अधिक यहाँ पर विशेषण है, विशेषता बतला रहे किसकी? संज्ञा की, कि ये वह अधिक बोलता है, तो वह विशेषण हो गया। अब बात करें प्रविशेषण की, तो विशेषण की भी जो विशेषता बतलाए उसको हम प्रविशेषण कहेंगे। तो प्रविशेषण में कैसे मिल रहे एग्जाम्पल सोचिए। वह बहुत अधिक बोलता है, तो बहुत अधिक, अधिक तो क्या हो गया? विशेषण, और बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। तो अधिक की क्या विशेषता बता रहा है? बहुत बता रहा है, तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। तो आप लोग याद रखना। सहस्वर वाचन की 4 विशेषताएं। तो देखो, शब्दों की ध्वनियों का ज्ञान इससे प्राप्त होता है, शब्दों का अर्थ पता चलता है, वाचन का ढंग भी सीखते हैं और विराम चिन्हों का पता चलता है। तो ये सहस्वर वाचन की विशेषता हो गई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रमुख बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थानी। ये देखो किसने इसको डिवाइड किया था? ये जो आपको वर्गीकरण बता रहा हूँ ये डॉक्टर ग्रियर्सन का है, ठीक है ना, डॉक्टर ग्रियर्सन का है, जिन्होंने 5 भागों में राजस्थान की बोलियों को बांटा था। पहला क्षेत्र था हमारा पश्चिमी राजस्थान, जिसमें कौन कौन सी जिले आते हैं? जैसे अब देखो, ये अपनी सीरीज़ के अंतर्गत यहाँ 50 जिलों की बात नहीं की जा रही है, सीरीज़ में हमको केवल 33 जिलों के बारे में जानकारी मिली है, ठीक है ना। तो मैं 33 जिलों के बारे में बता रहा हूँ, कहीं तुम लोग 50 जिलों की बात कर लो यहाँ पे कि साहब 50 जिले हैं वर्तमान में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तुम्हारी जो सिलेबस है ना, उसमें 33 जिलों का जिक्र किया गया है। जब सिलेबस बदल जाएगा तुम्हारा एसटीसी का, तो 50 जिलों का जिक्र किया जाएगा, ध्यान रखना। तो पश्चिमी, अब मैं रीट में जब पढ़ाऊंगा ना आपको इस राजस्थान की बोलियों के बारे में, तब मैं 50 जिलों के बारे में जिक्र करूंगा, ठीक है ना। तो पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, गौड़वाड़ी, ठीक है ना, ये अपने क्षेत्र आते हैं। और बोलियाँ कौन सी आती है? मारवाड़ी, बीकानेरी, मेवाड़ी, शेखावाटी, शिरोई, ये आती है पश्चिमी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसमें ज़िले आते हैं अलवर, भरतपुर, और बोलियाँ बोली जाती हैं अहिर, भाटी, मेवाती। और उसके बाद मध्य पूर्वी राजस्थान में आता है जयपुर, कोटा, बूंदी, ये क्षेत्र आता है। और बोलियाँ कौन सी हैं? ढूंढाड़ी, किशनगढ़ी, अजमेरी, ओके। अगली बोली है, अगला क्षेत्र हमारा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इसमें मालवा के आसपास के क्षेत्र है, जिसमें मालवी बोली बोली जाती है। और एक है हमारा दक्षिणी राजस्थान, जो नीमाड़ के आसपास, जिसमें नीमाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अथवा में आपको कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की प्रक्रिया समझाइए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की प्रक्रिया समझाइए, नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को लिखिए। पहला उद्देश्य कि बच्चों को घरेलू भाषा और मानक भाषा के बीच में जुड़ाव स्थापित करना, बच्चों को लिखित व मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध करवाना, बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने के भरपूर अवसर उपलब्ध करवाना, बच्चों के भाषाई पूर्व ज्ञान को तरजीह देते हुए उनके उपयोग के नए संदर्भ और संभावनाएं खोलना। और 5वां उद्देश्य है बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों द्वारा बनाए गए अनुभवों से परिचित करना, विभिन्न सांस्कृतिक व वर्गों के बच्चों को अनुभवों से मिलकर परस्पर सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना। 7वां उद्देश्य नई विधाओं से परिचित करवाना। 8वां उद्देश्य है कि बच्चों में सहिष्णुता, कला व सौंदर्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, ठीक है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना कि भाषा दैनिक जीवन में किन किन पहलुओं को प्रभावित करती है, इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन अपना आता है 14वां, शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन के आधार पर शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके प्रकारों के नाम लिखिए। नोट कर लो इस क्वेश्चन को आप लोग, इंपॉर्टेंट है, 101% आ सकता है। शब्द शक्ति की बात करें सबसे पहले, ठीक है। भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है और वाक्यों का निर्माण शब्दों से। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है।
हर शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, गुण आदि का बोध कराता है, जैसे पुस्तक, राकेश, हंसना, छोटा आदि। ये शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में इनका अर्थ बिंब उभर आता है। शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थ के बिना शब्द निरर्थक है, वहीं बिना शब्द के अर्थ भी संभव नहीं है। हर शब्द के अर्थ को जानने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, शब्द शक्ति कहेंगे, वर्ड पावर कहेंगे। शब्द शक्ति के माध्यम से हर शब्द के अर्थ को हम जान पाते हैं। और शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अगर इसको निबंधात्मक प्रश्न में पूछा जाएगा साथियों, तो आप लोग याद करके चला जाना अपनी सीरीज में से। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है कि आकलन आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए इसके विभिन्न तरीके भी बताइए, कि भाई आकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी और आकलन किन किन तरीकों से किया जा सकता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपको अथवा में याद करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पठन प्रक्रिया के घटक कौन कौन से। पठन क्रिया के घटक कौन कौन से। तो पहला घटक है दृष्टि पटल का विस्तार। प्रारंभ में बालक की दृष्टि वर्ण तक ही सीमित रहती है। बालक एक वर्ण से दूसरे वर्ण को देखता हुआ पढ़ता है। धीरे धीरे अभ्यास करते रहने पर बालक की दृष्टि का विस्तार क्षेत्र शब्द तक पहुंच जाता है। दूसरा है शब्द बिंब से अर्थ ग्रहण करने की अनुमान मूलक योग्यता विकसित होती है। तीसरा है तीव्र गति। तीसरा घटक तीव्र गति, गति पूर्वक पठन करना। जब कोई बालक अटक अटक कर पठन करते हैं तो दोषपूर्ण हो जाता है। बालक का पठन अर्थ ग्रहण करने वाला होना चाहिए। अगला घटक है अर्थ ग्रहण की विधि योग्यताओं का अधिकार विकसित होना चाहिए। पांचवा घटक है तत्काल निर्णय की क्षमता। पठन क्रिया में अर्थ ग्रहण तत्काल होना चाहिए, उसमें दुविधा की स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है शब्द पठन और वाक्य पठन की विधि को उदाहरण सहित समझाइए। देखो मैं ये जो मॉडल पेपर बता रहा हूँ, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की, कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन इन मॉडल पेपरों से फंस रहे हैं, देख लो आप लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा मानकीकरण से क्या आशय है, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख करो। मानकीकरण से क्या आशय है, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख करो। तो देखेंगे आप लोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक का अभिप्राय है कि किसी वस्तु की गुणवत्ता की वह स्थिति जिसके आधार पर वह वस्तु आदर्श रूप में स्वीकृत या स्थिर हो। मानक होने का यही भाव मानकता कहलाता है। अतः किसी वस्तु के मनमाने ढंग से प्रयोग की प्रवृत्ति को रोककर या नियंत्रित कर अनुकरण योग्य स्थिति में लाने के लिए उसके विविध रूपों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर समान अभिलक्षणों से युक्त करना मानकीकरण कहलाता है। मानकीकरण की प्रक्रिया के बारे में सुनिए आप लोग। किसी भी भाषा का सहज रूप से मानक भाषा बनने की ओर बढ़ना उसके उद्भव के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है। भाषा जब सहज द्वारा व्यवहार में आती है और बच्चा उसके अनुकरण में गलती करता है, अर्थात ध्वनि, शब्द या वाक्य किसी भी स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोग से अलग प्रयोग होता है, तो बुजुर्ग और अनुभवी लोग इसे टोक देते हैं और उसके सही रूप पर बल देते हैं। इस प्रकार भाषा में एकरूपता बनाए रखने के मकसद से मानकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ से ही शुरू हो जाती है, जो लगातार चलती रहती है। मानकीकृत भाषाओं का इतिहास व्यक्तियों, संस्थाओं के इतिहास से जुड़ा होता है। अलग अलग भाषाओं में मानकीकरण अलग अलग ढंग से होता है। जैसे हिंदी, इसमें हिंदी की बात करें तो इसमें मानकीकरण जिस तरीके से होता है उस तरीके से कभी भी तिब्बती भाषा में नहीं होता, इसलिए हर भाषा का मानकीकरण अलग अलग है। इस प्रकार विविध भाषाओं में किसी एक भाषा का मानकीकृत रूप देने के आधार पर होता है, जिसमें सामाजिक महत्व, सांस्कृतिक आकांक्षाएं, आर्थिक लाभ, राजनीतिक संरक्षण आदि शामिल होते हैं। भाषा के मानकीकरण के लिए एक समूह या फिर कोई संस्था होती है जो निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भाषा का मानकीकरण करता है। ठीक है भाई, तो ये आप लोग याद करना। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है कि स्वतंत्रता से पहले और बाद में हिंदी भाषा के मानकीकरण के क्या क्या प्रयास किए गए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आने के चांसेस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है छात्रों में पठन कौशल को विकसित करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां या प्रयास करने चाहिए। तो पहला प्रयास सुनिए आप लोग, विद्यार्थी को आत्मविश्वास के साथ निसंकोच पढ़ने के अवसर दिए जाएं। सेकंड, प्रसंग तथा अवसर अनुकूल स्वर से ओजस्विता और माधुर्यता का समावेश हो। थर्ड है, शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उचित यति, गति, विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पठन करना। अति शीघ्र, अति मंथर और अति उच्चारित स्वर और अति मंद स्वर से पठन दोषपूर्ण होता है। भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता, उचित मुद्रा, भाव भंगिमा के साथ पठन करना। संदर्भ पुस्तकों को
पढ़ते रहने का अभ्यास, कठिन शब्दों के अर्थ हेतु शब्दकोश का उपयोग करना। अगला है पठन कौशल के विकास हेतु कुछ गतिविधियाँ अब देखेंगे इसमें हम। जैसे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन एक शिक्षक आदर्श पठन की बात करें तो एक शिक्षक आदर्श पठन प्रभावपूर्ण, शुद्ध उच्चारण व हाव भाव के साथ पढ़े। अनुकरण पाठ किसे कहेंगे? छात्रों के अनुकरण पाठ हेतु सहस्वर पठन का निर्देश दे। शिक्षक छात्रों के सहस्वर पठन के समय उनके उच्चारण पर भी ध्यान रखे। अभ्यास कार्य की बात करें यहाँ पर तो देखेंगे बाल गीत, अभिनयात्मक बाल कविताएँ आदि का हाव भाव के साथ पठन करें। शब्दकोश देखने का अभ्यास करें। प्रतियोगिताएं कराई जाएं, गद्य पठन, कविता पठन आदि के बारे में। अर्थ ग्रहण करते हुए पठन की क्षमता के विकास हेतु प्रश्न का निर्माण भी करना चाहिए। अगला है हमारा क्वेश्चन कि पठन कौशल का मूल्यांकन और आकलन कैसे करेंगे। ये आप लोगों को खुद को पढ़ के जाना है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। शायद ये 101% आपकी कॉपी में छपने की गुंजाइश रख रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना है, ये मैं आपको 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे पल्लवन क्या है? पल्लवन क्या है? सामान्यतः जब हमें किसी के संक्षिप्त भाषण या लेख को विस्तार देना होता है तब साहित्य की भाषा में उसे पल्लवन कहा जाता है। उस भाषण में उन शब्दों की आवश्यकता व्याख्या करनी पड़ती है जो सामान्य व्यक्ति के अनुभव के दायरे से बाहर होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विस्तार करने में सबसे पहला बिंदु व्याख्या करना है। कई बार अपने द्वारा ही की गई व्याख्या को व्यक्ति दूसरे शब्दों में प्रस्तुत करता है, यानी प्रकार अंतर के बावजूद भी वह उसी बात को दोहराता है। विस्तार करने का दूसरा बिंदु हुआ दोहराना। क्या हुआ? दोहराना। लेखक या वक्ता की इस प्रमाणिक बनाने के लिए उदाहरण देना होता है। सेकंड की बात करें, सेकंड पॉइंट है लिखित अभिव्यक्ति में विचारों की क्रमबद्धता से क्या तात्पर्य। तो देखेंगे लिखित अभिव्यक्ति में विचारों की अभिव्यक्ति क्रमबद्धता का होना आवश्यक होता है, क्योंकि क्रमबद्धता के अभाव में विषय में समझने में कठिनाई आती है। अगर क्रमबद्धता नहीं होगी तो विषय को मुश्किल से समझ पाएंगे और कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। लिखित अभिव्यक्ति में विचारों की क्रमबद्धता को ध्यान में रखने के लिए निम्नलिखित उपायों पर गौर किया जाना चाहिए। जैसे क्रमबद्धता पर ध्यान दिलाने के लिए कोई कहानी सुना करके उसकी घटना को क्रम में पूछा जाए। प्रातः स्कूल आने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाए, इसको भी क्रमानुसार करें। किसी समारोह की घटना को क्रमबद्ध तरीके से सुनने या लिखने के लिए कहा जाए। विद्यार्थी से अपनी दैनिक दिनचर्या लिखने के लिए भी कहा जाए। एक क्वेश्चन है अपना अथवा में नाट्य शैली की परिभाषा लिखिए, और दूसरा है कि एक अच्छे समाचार पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनको आप लोग खुद पढ़ के जाएंगे। और आपको अंतिम 19वां प्रश्न में बता रहा हूँ कि बाल साहित्य से क्या तात्पर्य है। परिभाषा देकर के हिंदी में बाल साहित्य का परिचय दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आप लोग पढ़ के जाएं। अब देखिए बाल साहित्य का अर्थ और परिभाषा। गद्य पद्य की सरल और छोटे छोटे वाक्यों की बेरचनाएं जो बालकों के लिए उपयोगी हों, बाल साहित्य कहलाती है। बाल साहित्य में लेखक बालक जैसा स्वयं अनुभव करता हुआ रोचक आकर्षित रचना करता है। इसमें कठिन शब्दावली, व्यंजन गुच्छ और लंबे वाक्य, विस्तृत आकार की रचना कभी भी नहीं लिखता। अब बाल साहित्य का परिचय है हमारा अगला पॉइंट। हिंदी बाल साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है। पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा, सरितसागर, जातक कथा जैसी गौरवशाली धरोहर हमें मिली है हिंदी के अंदर बाल साहित्य के लिए। लोक कथाओं की एक लंबी श्रृंखला भी हमारे पास है। कविता कहानी बच्चों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। अपनी संगठनात्मकता के कारण उन्हें सहज ही कंठस्थ याद कर लेते हैं, और वही कविताएं उन्हें अच्छी लगती हैं जो उनके मन को छू लें और उनकी ज़बानी में चढ़ जाए, उनकी ज़ुबान पर चढ़ जाए। आजकल के बच्चों का अपना निजी संसार है। उस संसार में उसके अपने सपनों का कलरव है। उस संसार में उसके व्यक्तित्व और अस्मिता की ज्योतिर्मय छटा है। आज का बच्चा सिर्फ देखता ही नहीं, सोचता भी है। वह विविध मुद्दों पर अपना स्वतंत्र मत रखता है और उस मत को लेकर के बड़ों के साथ बहस भी करने लगता है। कभी पीछे नहीं रहता बहस करने में। आज का बच्चा बहुत टैलेंटेड है। संचार माध्यमों की प्रगति ने आज बच्चों में जो वैश्विक चेतना उत्पन्न कर दी है, उससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा हो गया है। अब आपको प्रश्न याद रखना है व्याकरण का है कि क्रिया किसे कहते हैं, किस किस आधार पर क्रिया को भेद किया जा सकता है, यानी क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, दुकर्मक क्रिया, ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है,
तो ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको आप लोग खुद पढ़ के जाएँ। क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा भी है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो अगर अच्छा लगा हो तो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। रीट की क्लासों के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद साथियों।